हरिओम। हमारा स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, किस समय खाते हैं, बल्कि इनका अपनी जगह महत्व होते हुए भी हमारा स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना अच्छा पचाते हैं। अगर हम ठीक से भोजन को न पचा पाएं तो कितना ही स्वादिष्ट, कितना ही अधिक और कितना ही वैरायटी वाला भोजन क्यों ना कर लें, संतुलित भोजन क्यों ना कर लें, वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं देता है। और उससे भी आगे एक चीज है कि हम कैसा उत्सर्जन कर पाते हैं, क्योंकि अगर पाचन ठीक होगा तो मल त्याग क्रिया सही होगी। पाचन बाधित होगा या पाचन गड़बड़ा जाएगा, पाचन संबंधी रोग हो जाएंगे, तो फिर हमारा उत्सर्जन भी बाधित होगा। हम सामान्यतया खान पान की तरफ ध्यान देते हैं जो जागरूक लोग हैं, बाकी तो बंटा ढार हुआ है। खाने में बस अनाप शनाप कुछ भी, कितना भी, कभी भी खाते रहते हैं और चाहते हैं ये कि हमारा हेल्थ जो है एकदम टनाटन रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं चल सकता। जो हम बोएंगे काटेंगे वही। एक मोटी सी बात कही जाती है कि सर्वरोगा मलाश्रया। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सारे रोग मल में स्थान पाते हैं। अब मल को अगर हम जमा ना होने दें, कंपाइलेशन ना होने दें, मल किसी भी जगह क्यों ना हो, आंतों का मल अपनी जगह पर है, वो बीमारी करेगा। विचारों का मल, सोच का मल, गंदी सोच, वो अपने आप में एक ऐसा मल है जो सब कुछ ठीक होते हुए भी हमारे जीवन को बिगाड़ देगा। और कर्म का मल तो आप जानते ही हैं कि अगर हम अपने कर्म को अच्छा नहीं करते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे, दुखी होंगे। इसीलिए धर्म में हम लोग, कोई भी धर्म हो, उस धर्म में हमें सिखाया गया कि हमें मन वचन कर्म से शुद्ध होना चाहिए। आप निश्चिंत हो जाएंगे, आप सहज होकर के रहेंगे। सहज होकर के रहेंगे तो फिर निरोग और दीर्घजीवी भी होंगे। एक मोटा सा सिद्धांत है। चलिए, ये तो बात जड़ की है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करें तो फिटनेस रहेगी। ठीक कह रहे हैं, है ऐसा ही, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। हमारा जीवन शैली, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कैसी मनस्थिति में रहते हैं, डर करके रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हुए रहते हैं, और या अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में रहते हैं, इन सब का भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और पूरा पूरा पड़ता है। हम दिन भर ठीक से रहें नहीं और ये सोचें 2-3 एक्सरसाइज कर लें तो हमारा काम ठीक हो जाए। और अक्सर जल्दबाजी में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। और तो और मुझे बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी बस चलते चलते ये बात बता दो। ठीक है, चलते चलते बताई हुई बात भी काम आती है, लेकिन जो चलते चलते होता है उसमें हमारा ध्यान कहीं है। ना हम पढ़ाने के मनस्थिति में है, ना दूसरा पढ़ने की मनस्थिति में है, ना वो समझने की मनस्थिति। वो सोचता है बस कोई ऐसी बात कर रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि बस सिर पे हाथ रख दो, और कई तो इतने पक्के होते हैं वो तो हाथ पकड़ के अपने सिर पे ही रख लेते हैं हमारा, कि बस गुरुजी का हाथ सिर पे आ गया, अब चिंता नहीं है। ठीक है, उनकी आस्था का हो सकता है, उनको कोई लाभ होता हो, लेकिन जब तक आशीर्वाद में भी ट्रांसमिशन नहीं है, तार को छू दिया लेकिन तार में बिजली ही नहीं है, तार मूल से जो उसका ऊर्जा स्रोत है, फीडर, उससे जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो उस तार से क्या करंट प्रवाहित हो जाएगा। विद्या को पाने में हमें सुपात्रता विकसित करनी ही होगी। 1 मिनट में हमें कुछ बात बता दो काम की, ठीक है, सार है, बता देंगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा, लेकिन ये ना सोचना कि दैट्स ऑल। मैं जैसा बैठा हूं
इस जन्म का तो मुझे पूरा ही ध्यान है कि सारा जीवन योगमय जीवन जीने में ही बीत गया। लेकिन जब आंखें खोली थी तो लोग कहते थे कि इसे कुछ पहले से प्राप्त है, जो इस जन्म में अच्छे घर में पैदा हो जाने की वजह से, संस्कारवान वातावरण में पैदा हो जाने की वजह से वो जग गया और काम होना शुरू हो गया। तो ये बताने का उद्देश्य ये नहीं कि मैंने कितना खास काम किया, ये बताने का उद्देश्य ये है कि जो चीज हम जन्मांतर सहस्त्रेषु हजारों जन्म ले लेते हैं, तब कोई पल आता है तो बस आशा ये की जा सकती है कि क्या पता आपके जीवन में भी वो पल अभी आने वाला हो या अभी आ चुका हो। इसलिए एक एक पल की अपनी महिमा है, लेकिन एक ही पल की महिमा नहीं है। कल्टीवेट करना पड़ता है, पेड़ को भी कल्टीवेट करना पड़ता है, विचार को भी कल्टीवेट करना पड़ता है, विद्या को भी कल्टीवेट करना पड़ता है, आत्मसात भी करना पड़ता है। हमने कल्टीवेट किया, फल लग गए पेड़ के ऊपर, आम बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, लेकिन उसको हम देख देख करके खुश हो रहे हैं, उसमें हमने एक भी आम को आत्मसात नहीं किया। ग्रंथों को देख करके खुश हो रहे हैं, विचारों को देख करके खुश हो रहे हैं, सूत्रों मंत्रों ऋचाओं को देख करके खुश हो रहे हैं, लेकिन एक भी ऋचा को आत्मसात नहीं किया, तो हमारे किस काम की। तो ऐसे ही सीखें, पल भर में सीखें, छोटी सी वीडियो से सीखें, लेकिन वो ये सोच करके सीखें कि अब हमें आगे अपनी भूख को बढ़ाना है, अपनी प्यास को बढ़ाना है, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है, और ऐसे हो जाना है कि जैसे ही कुछ मिलेगा हम झट से पकड़ लेंगे काम की चीज को। पाचन कमजोर है तो सारे पेट संबंधी रोग जुड़ जाते हैं, एसिडिटी जुड़ जाएगी, अतिसार जुड़ जाएगा, कब्ज जुड़ जाएगी, इन्फेक्शन साथ में जुड़ गया बैक्टीरियल तो डाइसेंट्री, पेचिस जुड़ जाएगी, और ज़्यादा देर तक चीज़ें पड़ी रहने लगेंगी तो फिर गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, यानी वात रोग बढ़ जाएंगे। और फिर जो जो यहाँ इस फैक्ट्री में, पेट की फैक्ट्री में होता रहेगा, उसका रिपरकशन, उसका इफेक्ट पूरे शरीर पर पड़ता चला जाएगा। आपका मानसिक रूप से परेशान हो जाना, आपको ये कि भाई जा तो रहा हूँ काम पे, लेकिन पेट गड़बड़ है, रास्ते में कुछ हो गया तो क्या होगा, पड़ोसी बैठना मुश्किल हो जाता है कि ये तो गंदगी फैलाता रहता है, विंड पास करता रहता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी परेशान करती हैं, आपके स्वास्थ्य को परेशान करती हैं, और आपके आस पड़ोस को भी परेशान करने लगती हैं। देखो, आप अगर घर की सफाई नहीं करेंगे तो आपका पड़ोसी जो है आपके परेशान हो जाएगा, वो आपके घर में आना ही नहीं चाहेगा, बल्कि कहेगा इनके घर में तो जो है गंदगी बहुत है। तो ऐसे ही हमारे इस घर में गंदगी है, तो फिर कैसे। ये कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी इज द गेस्ट चैम्बर फॉर ए सोल एंड सिक बॉडी अ प्रिजन। हमारा जो स्वस्थ शरीर है, सुदर्शन शरीर है, सौम्य शांत व्यक्तित्व है, वो एक गेस्ट चैम्बर है। इस अतिथि गृह में आत्मा रहना पसंद करती है। लेकिन अगर ये गंदा है, सड़ा हुआ है, अंदर से बहुत ज़्यादा गंदगी है, सिस्टम खराब हो गए हैं, तो फिर वो भी कहती है कि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो फिर ये शरीर जो जीर्ण हो गया है, इसे छोड़ करके वो भी कहते हैं चलो अब कहीं और चलते हैं, दूसरे शरीर में जाना चाहेगी। जब तक रहें तब तक इसको गैस चैम्बर बना करके ही रहना चाहिए। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए और इन सारे रोगों से जो मैंने बताया उनसे बचे रहने के लिए कुछ खास यौगिक क्रियाएं हैं। और मैंने कहा कि शुरुआत इससे हो सकती है कि हम परम पद को पाने, परम आनंद को पाने तक की चाह जगा लें और उसे पा लें, लेकिन उसे पाने के लिए भी पहली सीढ़ी यहीं से चलेगी कि हम तन को निर्मल करें, सोच को निर्मल करें, जीवन शैली को निर्मल करें, और जो परम सुंदर परम निर्मल है उससे जुड़ करके जीना सीखें। कौन सी क्रियाएं हैं ऐसी जो हमारी आंतों को शक्ति देती हैं? 2-3 क्रियाएं सीख लो, उनको रोज करना शुरू कर दो। प्रभाव पहले दिन से ही होगा, लेकिन अगर गंद ज्यादा जमा है तो पहले दिन सारा कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। ये जान करके करना चाहिए
कि हमें पिछला समेटना है और आगे ठीक करना है। तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है, फायदा 100% है। ऐसा मैं एक साधक के रूप में आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हमारी मूल पहचान साधक होना ही है। षटकर्म शरीर शोधन की क्रियाएं हैं। सारी क्रियाओं को मैं एक एपिसोड में नहीं सिखा सकता हूं, लेकिन एक क्रिया ऐसी है, यानी वो तो पूरे शरीर को शोधन करती हैं, 6 की 6 क्रियाएं, लेकिन कपालभाति एक क्रिया है। उस क्रिया को आप करेंगे तो वो आपके शरीर को निर्मल करने का काम शुरू कर देगी। कपालभाति करने में हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जिससे पद्मासन लगता है वो भी कर सकता है, जिससे नहीं लगता है वो कुर्सी पे बैठ के कर सकता है, जिससे वो भी नहीं होता है तो वो खड़े होकर के कर सकता है। लेकिन हाँ, बस इससे आगे मत चलो। है ना, गुरु जी ने कहा था वो तो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, चलते चलते कर रहे हैं, कोई आसन किए हुए जो है, शीर्षासन करते हुए, सर्वांगासन करते हुए, डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से कि मैं ऐसे भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, ऐसा किसी ने किया नहीं, ये अच्छा होगा, नहीं। योग चमत्कार नहीं है। हाँ, योगिक क्रियाओं से चमत्कारी जीवन मिलता है, चमत्कार होते हैं। तो इस तरह के चमत्कारों में नहीं पड़ना चाहिए। विधान है कि अगर आपके पास ये संभव नहीं तो फिर वर्स्ट करते हैं। तो जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाइए। सुखासन में तो हर कोई बैठ सकता है, इसलिए मैं आज सुखासन में ही आपको बता रहा हूँ। जिनको घुटने ऑपरेशन हुए हुए हैं या नीचे बैठना ही उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो वो तरसते नहीं रहेंगे। योग में तरसते रहना नहीं है, बल्कि रस्ते पा लेना है, ये जान लो। तो उसके लिए आप स्टूल पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, लेकिन हाँ, बेड में सोफे में ऐसे धंस के नहीं कि कमर ऐसे हो जाए और तब हम बैठ के कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। खड़े खड़े कर सकते हैं। जब हम बैठ करके कर रहे हैं तो हम 2 फायदे लेंगे। एक तो हमारी कमर सीधी है, दूसरे हमारे हाथ जो हैं वो भी मुद्रा में आ सकते हैं। आप इनको ज्ञान मुद्रा, यानी आप सचेत होकर के जिसमें बैठ सकें, आप ज्ञान को प्राप्त करने के रिसेप्टिव एंड पे आ जाएं, तो उस तरीके से बैठिए। और ज्ञान मुद्रा के लिए आप इस तरह से अपनी उंगली को बना लेते हैं कि अंगूठे के जो अंतिम पंक्ति है, लाइन बनी हुई है इसमें, उसको उंगली का तर्जनी का जो अग्रभाग है उससे छूइए, और फिर उसके बाद ये रिंग बना करके, ऐसे बच्चे बचपन में करते थे ना, चश्मा बना लेते थे, तो ऐसे करिए। और उसके बाद कलाई से घुटने पे हाथ टिका के बैठ जाओ और मस्ती में करना है योगाभ्यास। ये ना सोचा भाई गुरु जी ने बड़े गूढ़ ज्ञान की बात बताई, आज तो बताई, लेकिन आप ले पाओगे तब जब आप सहज रहोगे। आप मेरी इस बात सुनने से पहले टेंशन में आके बैठ जाएं कि आज देखते हैं क्या मिलता है, तो वो टेंशन जो है आपको ट्रांसमिशन नहीं होने देगी। अब देखो, कहीं भी जहाँ टेंशन है वहाँ ट्रांसमिशन नहीं है। सहज होना चाहिए, सहजता में बैठो, प्राप्त करते जाओ। और इस तरह से बैठ करके फिर नासिका से नाभि तक को जोड़ दो, यानी मैं नासिका से सांस छोड़ूं तो नाभि को पता चले, है ना। सांस छोड़ूंगा, नाभि जैसे बाहर कुछ निकलेगा तो स्वाभाविक है कि नीचे से अंदर को हो जाएंगे, यानी सांस बाहर छूटा और पेट जरा सा अंदर को हो गया। ऐसे हमें करना है, थकना नहीं है बल्कि छकना है, तृप्त होना है। इस तरह से बैठ करके ये वाला जो तरीका है, क्योंकि कपालभाति के भी बहुत सारे रूप हैं, मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में आपको सिखाया। और फिर भारत योग, जो मोक्षायतन योग संस्थान की देन है, भारत के मूल योग को स्थापित करने की, उसमें इसके प्रकारांतर समझाए गए हैं। उसमें आपको बताया गया है कि हमारे विभिन्न आचार्य, विभिन्न शिक्षक इन चीज़ों को ढंग से आपको बताते हैं कि कपालभाति किस लाभ को लेने के लिए किस प्रकार की जानी चाहिए। तो जो पेट संबंधी मामला है उसमें जैसे मैंने बताया, बस ये वाली कपालभाति करनी है। उसमें स्ट्रोक जो है वो नाभि पर ही रहेगा, और आप अपना बना लो स्टैंडर्ड। आपने देखा कि जब मैं कर रहा था तो फेस के ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं, कोई भाव नहीं, शून्य भाव लेकर के बैठिए, और बस केवल नासिका से नाभि तक का श्वास का मूवमेंट होता रहना चाहिए। इस तरह के आप 50 श्वास से शुरू करिए, एक राउंड 50 श्वास का, यानी 50 स्ट्रोक्स का, और उसको धीरे धीरे आप
60, 70, 100 तक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना फैटी लीवर वाले होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में पाचन की ही, तो जिसकी वजह से चर्बी इकट्ठा होती चली जाती है। तो इस वजह से वो नहीं कर सकते इतना लंबा, उनका स्टेमिना लूज होता रहता है। तो आप जितना हो सकता है उतना करिए। अब से आप बेहतर ही होंगे, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से करना, और 50 सांस होने के बाद, यानी 50 स्ट्रोक्स होने के बाद 51वां सांस पूरा बाहर छोड़ दीजिए और नाभि को पूरा अंदर सिकुड़ जाने दीजिए। महसूस करिए कि सांस पूरा छूट गया है और नाभि अब मेरी पूरी अंदर दबी हुई है। फिर आराम से नाभि को ढीला छोड़ दीजिए, नया सांस लीजिए और फिर ऐसे ही दूसरा जो क्रम है वो शुरू करिए, यानी 50 स्ट्रोक्स का एक राउंड, और ऐसे 3 से 5 राउंड हमको लेने हैं। एक तो काम ये होना चाहिए। फिर मुद्रा को छोड़ दीजिए, मस्ती की मुद्रा में आ जाइए। इसके बाद हम लेते हैं दूसरी चीज, जिसको हम बोलते हैं वज्र आसन। अब एकदम से क्या होता है कि क्योंकि घर में आपने नीचे बैठने के साधन सब हटा दिए, तो उससे आपको वज्रासन कठिन लगने लगा। कम से कम अपने बच्चों को तो सिखाओ, नौजवानों को सिखाओ। आप अगर बड़ी उम्र में आ गए हैं, आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो मैं उसका विकल्प भी अभी बताऊंगा, फिर हम वैसे करेंगे। तो वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी है। जिनको डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है कि आप वज्रासन में मत बैठिए, वरना आपके घुटनों का गैप बढ़ जाएगा, आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो वो मत करिए। क्योंकि डॉक्टर और हम एक ही हैं, हमारी मिली भगत से ही आपका काम चलना है, तो उनसे नकारना नहीं है उनको। तो वज्रासन में बैठना बहुत पॉपुलर आसन है, लेकिन उसमें भी कैसे बैठना चाहिए इसको देखिए। यानी पैरों को आप देखें, पैर प्राय बहुत बार लोग जो ना जानते नहीं, तो ऐसे करके और इनके ऊपर ही बैठ जाते हैं। उससे आपको वज्रासन दुखद हो जाता है और पूरा फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए वज्रासन के लिए पैरों को इस प्रकार से खोलें कि पंजे नजदीक हों और एड़ियां खुली हुई हों। ठीक है, इस तरह से होना, और फिर धीरे से इनके ऊपर अपने आप को बैठा देना। ये स्थिति है वज्र आसन की, पैरों की तरफ से। तो जब हम इस तरह से बैठेंगे तो आपको, पैर तो आपने देख ही लिए कि किस तरह से थे। तो अब आगे हाथों की स्थिति है। तो अपने हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ रहे, बैठने को तो ऐसे ही बैठ सकते हैं। जो रक्त के संचार का काम है, जो आंतों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पाचन मजबूत होगा, वो इतने से भी होगा। आप ऐसे बैठ के, बहुत लोग कहते हैं कि भाई टीवी देखते हुए चाहे ये कर लो वज्रासन, सही नहीं है बात। क्योंकि टीवी देखते हुए जब आप बैठेंगे, आज शरीर से तो बैठ गए, ब्लड सर्कुलेशन भी इधर हो गया, लेकिन आपका ध्यान अगर आंतों पर नहीं है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चे को सामने बैठा लिया, किताब उसके हाथ में दे दी, हम उसकी तरफ से ध्यान हटा करके बैठ गए, तो फिर वो भी ध्यान कहीं और ले जाएगा। ऐसे ही हमारे जो सिस्टम हैं वो जागृत होते हैं हमारे ध्यान के द्वारा, कि हम अपने सिस्टम्स की तरफ ध्यान रखें। तो खाना खाने के बाद बैठें वज्रासन में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद ये अकेला आसन है जो किया जा सकता है। इस बात को मैं आज से नहीं, 60 साल से, 65 साल से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, और उसका परिणाम ये है कि आज अधिकांश लोग हमारे इस काम को कर रहे हैं। कि वो बताते हैं कोई बात नहीं, गुरुजी ने भी कहा कि आप इससे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, या वो अपनी तरफ से भी आपको बता दें कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम खाना खाने के बाद ही करेंगे इसको। ये तो कर सकते हैं। तो आप दोपहर को अपने ऑफिस में हैं, अपनी शॉप पे हैं, फैक्ट्री में हैं, घर नहीं आ सकते हैं, लंच आपको वहाँ हो गया, तो आप घूमने भी नहीं जा सकते, आप वहाँ लेट करके आराम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने आसन पे तो बैठ ही सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पाचन अच्छा हो जाएगा आपका। तो वज्रासन में बैठना है, और उसमें हाथों को मैंने कहा चाहे ऐसे रख लें, लेकिन ब्रह्मांजलि मुद्रा में अगर आप रखेंगे, क्योंकि ये अनुकूल है आसन। बहुत होगा ना पद्मासन में मान लिया वज्र ब्रह्मांजलि लगाएं, तो पद्मासन में ब्रह्मांजलि लगाने से ब्रह्मांजलि उनकी तब लगेगी अच्छी जब वो कमर सीधी होगी और गोद जो है संतुलित होगी। एक घुटना ऊंचा उठा रहता है, एक पैर जो है पूरा चढ़ा है
दूसरी थाई पे एक नहीं चढ़ा है, तो वो तो अभ्यास का समय है, तो उस समय मुद्रा जो है वो मुदिता देने वाली नहीं होगी। तो इसमें क्योंकि पैर मुड़े हुए हैं, गोद बिल्कुल तैयार है, नाभि से नीचे आप इस तरह बैठ सकते हैं, कंधों को शिथिल छोड़ करके। ब्रह्मांजलि मुद्रा लघिमा देती है, आपके अंदर जो मैल जमा हो रहे हैं वो निकलेंगे, आपके शरीर से भारीपन कम होगा, खत्म होगा, और आप इन ए फीलिंग ऑफ लाइटनेस रहेंगे। ये मुद्राओं की महिमा है। तो यहाँ पर ब्रह्मांजलि मुद्रा में आप बैठिएगा, आंख बंद करके बैठ जाइएगा, अपने श्वास को सिर्फ देखिएगा। तो आसन भी हो गया, मुद्रा भी हो गई, ध्यान भी हो गया, जप भी हो सकता है। यानी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारे गुर आप सीख लेते हैं। तो ये मैंने आपको आसन बताया, कहने को वज्र आसन, लेकिन साथ में मुद्रा के साथ, और इसके साथ ही ये कि हम मन को भटकाएं नहीं, जिससे कि इंटरनल सिस्टम अंतरंग भाग जो हमारे हैं उनको ठीक से काम करने का मौका मिले और वो स्वस्थ हो जाएं, यानी आपे में हो जाएं, उनमें बिखराव ना हो। ऐसे अब जिनसे नहीं होता है या उनको रिकमेंडेड नहीं है, तो वो लोग इसको इस प्रकार से करेंगे कि, क्योंकि इसका रोल क्या है शारीरिक रूप से, क्योंकि जितनी योगिक क्रियाएं उनके विभिन्न स्तर पर भूमिकाएं होती हैं। तो शरीर के स्तर पर जो इनका रोल है वो तो ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे के ओर जाता है, ग्रेविटेशन की वजह से, सिस्टम की वजह से, उसको हम जैसे गुब्बारे को एक तरफ से दबाते हैं तो हवा जो है ऊपर की तरफ को यानी दूसरी तरफ को भागती है। तो ऐसे ही जब हम नीचे से इसको दबाते हैं तो जो रक्त का संचार है वो अपवर्ड होता है, ऊर्जा का प्रभाव भी अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो वो हमें फायदा मिलता है। तो बाकी और लाभ दूसरे उनकी मैं चर्चा कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन इतना फायदा, तो ये फायदा हम लेट करके भी अगर हम यही स्थिति लेट करके लेंगे तो लेट करके भी आंतों को पर्याप्त रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आंतों की तरफ रक्त की जो कमी है वो नहीं हो पाएगी। आंतों को आराम देना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर में आप व्यायाम करते हैं तो आराम जरूरी है, ऐसे ही इसमें भी आपको आंतों को आराम दो, आंतों को रिलैक्स छोड़ो। प्राय लोग सोचते हैं कि लेट करके आराम मिल जाता है, तो वो पर्याप्त नहीं है, घुटने मोड़ने बहुत जरूरी है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, और व्यायाम भी जरूरी है, दोनों फायदे होंगे इसमें। तो पेट के, अब इसमें हम कमर के बल लेट जाते हैं और मस्ती में लेटिए। ऐसे लेटने के बाद आपको लेना है मॉडिफाइड द्विपाद पवन मुक्त। मॉडिफाइड द्विपाद पवन मुक्त यानी उसमें विकल्प है, और विकल्प क्या है कि हम इसको मोड़ेंगे तो सही, लेकिन घुटनों को शार्प बेंडिंग नहीं देंगे जो कि डैमेजिंग हो सकती है, तो नहीं करेंगे। आराम से पैर को ऐसे मोड़िए घुटने से, इससे क्या होगा, पेट रिलैक्स हो जाएगा। पेट को रिलैक्स रहने दो, जरा देखो, आप छू के देखो कि सीधे लेटे हुए थे तो इस पे तनाव था, लेकिन अब हमने जो पैर फोल्ड कर लिए तो सब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, सारा का सारा पूरा रिलैक्स है। तो इस स्थिति में जरा सा लेटो, और लेटने के बाद दोनों घुटनों को ऐसे, अगर उनके पैर ऐसे भी रहते हैं तो भी ठीक है, आप इसको केवल ये करें कि यहां से यानी घुटनों के पीछे से इसको, हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, हाथ को ऐसे लाए और जप्पी बना दी इसकी, इसको पकड़ लें, और फिर इन घुटनों को रिलैक्स रखते हुए, ये चाहे इतने मुड़े रहें, चाहे इतने रह जाएं, चाहे ऐसे ही रह जाएं, जैसे भी हो, तो इसको हम घुटनों को ढीला छोड़ते हुए, है ना, हम इसको अपने पेट की तरफ लाते हैं, ये ठीक है, ये स्थिति। और यहां रुक करके चेहरा भी उठा ले और श्वास चलता रहे, ऐसे रुकेंगे। लेकिन इसको हम वज्रासन का विकल्प नहीं कह सकते। विकल्प कब होगा, यानी इस तरह हम अभ्यास करेंगे सुबह को तो ये वज्रासन का फायदा देगा, आंतों को विंड से मुक्त करेगा,
मल के अवरोध को ठीक करेगा, यानी मलावरोध नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, संग्रहणी नहीं होगी, उसका हमें फायदा मिलेगा। लेकिन अगर सोचते हैं केवल वज्रासन का लाभ लेना है तो फिर इतना मात्र करें, क्योंकि वज्रासन की स्थिति में भी आंतें रिलैक्स रहती हैं, उधर सिर्फ रक्त का परिभ्रमण जाता है। ऐसे लेटने पे भी आंतें परफेक्टली रिलैक्स्ड रहती है। मैंने वहाँ रिलैक्स्ड कहा था और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ परफेक्टली रिलैक्स्ड, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन आंतों को मिल ही नहीं सकता है किसी क्रिया में। तो उस तरह से इसको रोका, सांस चलने दो, उधर ध्यान ही मत दो, अपने आप चलेगा, बस ये देखोगे मेरी आंतें रिलैक्स्ड है। तो ये आपको वज्रासन का विकल्प है कि आप पैरों को मोड़ करके इस प्रकार से लेटें। आंतों को मजबूत करने के लिए एक बहुत जरूरी आसन है, क्योंकि जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल बन गया, हम न दौड़ते हैं, न चलते हैं, न फावड़ा चलाते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, शरीर है बस उसको हम पालते रहते हैं। पालते भी कहाँ हैं, उसको उसके बहाने से, यानी शरीर का उपयोग करते रहते हैं, चाहे वो भोग में करें, वो रोग में करें, वो पैसा अर्जन करने में करें, वो करते रहते हैं। तो उससे हमको उसका पूरा मेंटेनेंस नहीं हो पाती। तो आंतों के लिए जब हम व्यायाम तो करते नहीं, तो ये वाला व्यायाम करें। इसमें इसको हम बोलते हैं उत्तान पाद आसन। ये बहुत जरूरी है, यानी इसमें पूरा काम करने का मौका मिलेगा आंतों को। श्वास भरिए और श्वास भर करके दोनों पैरों को सीधा उठाना, और इतना उठाना कि आप अपनी आंखों से उसको देख सको। जहां वो आपकी नजरों में आने लगे बस वही रुक जाना। ठीक है, जो मोटे लोग हैं वो 60 डिग्री पे ला करके देख पाएंगे, जो थोड़ा पतले पेट वाले हैं वो चाहे 35-40 भी देख लेंगे। दोनों के लिए ये स्थिति ठीक है। सांस भरिए और पैर को उठाइए और वही रुके रहिए। जब रुके हुए होंगे तो हमारी आंखें हमारे पंजों पर टिकी होनी चाहिए। एक बार देखें, हथेलियां जमीन पर हैं, सांस भर लिया है, अब पैर उठाऊंगा, ये अब मेरी नजरों में मेरे पैर हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, यहां रुका हुआ हूं, और यहां रुक करके दोनों रास्ते मेरे पास है। मैं सांस लेता रह सकता हूं, सांस भर के रोक सकता हूं, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। रुके रहिए, इसको देखते रहिए, और जब लगे कि अब तो थोड़ा कंपन होने लगा है तब धीरे से वापस आ जाइए। शुरू में वैसे इसका अभ्यास आपको श्वास भर के ही करना चाहिए, तो उससे आपका एक मीटर बन जाएगा कि मैं कितनी देर रोक सकता हूँ। तो सांस भर के रोकिए, नीचे आकर के सांस छोड़ दीजिए, फिर दोबारा करिए। तो ऐसे 3 से 5 बार तक इसको किया जाना चाहिए। इसका नाम मैंने आपको बताया उत्तान पाद आसन। और फिर एक अंतिम आसन में बता रहा हूं, हैं बहुत सारे, लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप सोचोगे कि वो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आज का अंतिम आसन है, जो आसन की नहीं है, वो भारत योग गति है। क्योंकि गति आज भारत योग की वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह के लाइफ स्टाइल है लोग उनका लाभ ले रहे हैं। तो उनको आप योग की महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में समझें। और भारत योग गति में क्या करना है कि 2 तरह से इसको करना है कि श्वास को छोड़ते हुए हम पैर को पेट की तरफ ले आए, और फिर इस गति में जैसे चप्पू चलाते हैं ना, अब चप्पू तो तब चलाओ जब तुम नाव में कभी बैठे हो, तो चप्पू चलाते समय जिस तरह घुमाते हैं चप्पू को, इस तरह से श्वास भरते हुए जाओ, छोड़ते हुए आओ, भरते हुए जाओ, छोड़ते हुए आओ, भरते हुए जाओ, छोड़ते हुए आओ। इस तरह से हमको मूवमेंट करना है। और फिर रिवर्स मूवमेंट करना है कि भरते हुए जाओ, छोड़ते हुए आओ, भरते हुए जाओ, छोड़ते हुए आओ, भरते हुए जाओ, छोड़ते हुए आओ। ये मूवमेंट आपके लिए बहुत बहुत फायदा देने वाला मूवमेंट है। मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब ही गति होता है, मूवमेंट का मतलब ही
गति है, यानी मूविंग प्रैक्टिसेस, वो भारत योग की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम बात चलते चलते, क्योंकि आप चाहते हैं ना चलते चलते कुछ मिल जाए, वो ये है कि जो मौसम अब शुरू हो गया है उसमें आपको पाचक आहार भी लेना चाहिए। ये जो है ना फास्ट फूड वूड, ये कुछ किसी काम नहीं आने की आपके। क्या है पाचक आहार? जो आपको हर खाने के साथ में, चाहे दोपहर का खाना हो चाहे शाम का खाना हो, जोड़ दीजिए इसको। इसमें मूली बहुत अच्छी आ गई है, मूली का लच्छा बोलते हैं। मूली कद्दूकस करिए, कद्दूकस मूली करिए और उसमें हरी मिर्च एक काट करके पीसेस उसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे ही अदरक को कद्दूकस करिए, उसको भी उसमें डाल दीजिए। ऐसा करके फिर उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, जरा सा नमक डाल दीजिए, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। ये आपका बन गया एपिटाइजर। गोलगप्पा एपिटाइजर नहीं है कि वो खाने में डिनर में जाते हैं और जाके पहले स्टार्टर ले लो, फिर पता नहीं, मैं तो कभी करता नहीं हूँ ये सब कुछ। तो आप भी अगर आप भारत योग को ज्वाइन किए हुए हैं तो फिर आपको भारत योगी बनना पड़ेगा, यानी भारत का जो मूल योग है उससे जुड़ी हुई अपनी लाइफ स्टाइल बनानी पड़ेगी क्या? आपको बहुत अच्छा लगेगा, फर्क पता चलेगा। तो ये जो एपिटाइजर है इसको खाने के साथ प्रयोग करिएगा। नींबू, मूली, अदरक और हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर। तो खाने के ग्रास के साथ साथ आप उसका भी सेवन करें, बहुत अच्छा पाचन बनाएं और बहुत अच्छा जीवन बनाएं।